नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तमाम बड़ी खबरें यहां से ब्रेकिंग स्टूडियो से मैं आपको बताऊंगी और न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी कमरुद्दीन खान। तो कमरुद्दीन, ओवर टू यू। सबसे पहले कमरुद्दीन आपको विस्तार से खबरें बताएंगे। शुक्रिया श्रद्धा। तो चुनाव की रणभेरी मध्य प्रदेश में बज चुकी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और 3 नवंबर को आपको बता दें वोटिंग होनी है। 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे और इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 3 अक्टूबर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। इसके साथ ही उपचुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल प्रचार को लेकर और एक्टिव हो जाएंगे। बता दें कि इसी साल 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद अल्पमत में आई कमलनाथ सरकार गिर गई थी। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देने से 22 सीटें खाली हो गई थी। इसके बाद जुलाई में बड़ा मेलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कसडेकर ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया था। फिर मानधाता विधायक ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा 3 विधायकों का निधन हो गया, यानी कुल 28 विधानसभा सीटें खाली हो गईं। उपचुनाव में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें 16 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल अंचल की हैं। कांग्रेस ने अब तक 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के नामों की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पार्टी बहुत पहले से कमर कस के चुनाव के लिए तैयार है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। विश्वास सारंग जी, अब ऑफिशियल बिगुल बज गया है, क्या उम्मीद आपको चुनाव से? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, उसमें ना कोई शक है ना शुमार है। इस मध्य प्रदेश में जनता ने 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा और उसके बाद 15 महीने कांग्रेस का शासन भी देखा। चुनाव की तैयारियां तो महीनों से चल रही हैं, या यूँ हम कह लें कि जब से हम लोग सरकार बनाई है तब से जानते थे कि इस चुनाव का मुकाबला करना है, तो चुनाव के मुकाबले की तैयारियाँ हर स्तर पर चल रही थी। और संगठन जैसा हमारा काम करता है कि नीचे के स्तर पर उन्होंने एक एक जगह एक एक पोलिंग बूथ और पोलिंग बूथ के नीचे तक का काम करके रख लिया है। कांग्रेस को लोग किस आधार पर वोट देंगे? तो कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया और उसी के कारण सरकार गिरी, धोखे के कारण। तो चुनाव में कांग्रेस जनता से किस आधार पर वोट मांगेगी? क्या क्यों सरकार में वो या चुनाव में क्यों लोग उनको वोट दें? 1.25 साल में सारा उनका सब कुछ देख लिया, जो विश्वासघात उन्होंने किया है वो लोगों ने देख लिया। तो वोट मांगने का नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है और इसलिए मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। शिवराज जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास है। चुनाव की बात आज हो रही है, हम तो आज कम से कम 10 और 15 दिन पहले हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी थी। संगठन के स्तर पे मुख्य रूप से जो है ब्लॉक के बाद हमारा मंडलम के बाद सेक्टर, बूथ और पेज प्रभारी तक की बात होती है, वो हमारी अपनी तैयारियां पूरी हो गई थी। चुनाव में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट के नाम भी घोषित हो गए हैं, जो रह गए हैं 2-1 दिन के अंदर उम्मीद है वो भी हो जाएंगे। तो जो पार्टी की तरफ से तैयारी होनी थी वो हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के चुनाव को लेके पूरी तैयारियां हैं। हम अपने 24 प्रत्याशी भी घोषित कर चुके हैं। बूथ स्तर तक, सेक्टर स्तर तक, मंडल स्तर तक हमारी बैठकों का दौर भी जारी है। पूरी तैयारियां हैं और निश्चित तौर पे इन 28 सीटों पे हमारी विजय होगी। सारी सीटें हम जीतेंगे और भाजपा ने जो जनादेश का अपमान किया है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, उसको जनता जरूर जवाब देगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। तो कांग्रेस के बाद बीजेपी में भी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू हो चुका है और अब आपको बताते हैं 3 नवंबर को 28 सीटों पर वोटिंग होनी है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो 3 नवंबर को 28 सीटों पर
वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो बीजेपी में भी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू हो चुका है। जी हां, कल बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होनी है, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। मसलन नरेंद्र सिंह तोमर, सुहास भगत, बीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान। नामों पर मंथन के बाद इन नामों को केंद्र के पास भेजा जाएगा। और आपको बता दें, शिवराज दिल्ली भी गए हैं, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी आज मुलाकात होगी। शाम 5:15 बजे पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा की जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का, जहां पर हमारी सहयोगी श्रद्धा शर्मा मौजूद है। ओवर टू श्रद्धा। बिल्कुल कमरुद्दीन, और उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले शिवराज सरकार ने सौगातों की झड़ी लगा दी। शिवराज कैबिनेट में उपचुनाव वाली सीटों को लेकर बड़े फैसले। अस्पतालों के यूनियन को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। गोहद, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगरमालवा, इछावर, सिलवानी में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और सांची में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मंजूरी। जबलपुर, मुरैना के जौरा और बड़ा मलहरा में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, परिवहन निगम के कर्मचारियों को मिलेगा लंबित वेतन। 15 महीनों से अटके वेतन पर यह फैसला। और प्रदेश में मुरैना नगर निगम के चंबल पेयजल आवर्धन योजना को मंजूरी। 17,000 पटवारियों को लैपटॉप देने का फैसला। कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत पटवारियों के लिए दिए जाएंगे लैपटॉप। यात्री बस संचालन में बस मालिकों को टैक्स में छूट देने का फैसला। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन उससे पहले झड़ी लगा दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौगातों की। कैबिनेट की बैठक में भी कई अहम फैसले भी लिए गए और सौगातें काफी दी गई हैं। आपको बता दें कि 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं 28 सीटों पर। 10 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला हुआ है। आयोग में केंद्र की तरह अधिकार देने का फैसला। एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 3 सदस्य नियुक्त होंगे। आयोग को अधिकारियों को बुलाने का होगा अधिकार। कृषक कल्याण योजना के तहत किसानों को अब हर साल मिलेंगे 10,000। योजना के तहत अब तक 80 लाख किसानों को जोड़ा गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि मिलाकर हर साल 8,000 करोड़ किसानों के खाते में जमा होंगे। 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। हमने देखा कि 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने हमारे MPRTC के जो परिवहन निगम के कर्मचारी थे, इनको 15 महीने में तनख्वाह नहीं दी। आज मध्य प्रदेश कैबिनेट ने तय किया है कि वो 15 महीने से जो लंबित वेतन भुगतान इनका पड़ा हुआ है, इन सबको अब भुगतान करने का प्रस्ताव को आज कैबिनेट में जो आया था उसे अनुमोदित किया गया है। मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के भवन के निर्माण हेतु भी आज मंजूरी प्रदान की गई है। चर्चा इस विषय की भी हुई कि इसे विधि विभाग को दिया जाए, जो कि अभी लंबित है। इसी तरह से मुरैना के जौरा विकासखंड में आसान बैराज पर सिंचाई योजना को आज मंजूरी दी गई है। ये लंबे समय से जौरा में लंबित योजना है। इससे बहुत बड़े। और सतना से खबर, जहां पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद तनाव बरकरार है। युवक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। मृतक का शव रीवा से नारायणपुर गांव पहुंचा। मृतक के परिजनों ने अपने घर पर ताला डाल दिया। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के घर शरण ली है। सिंहपुर और रैगांव चौकी इलाके में तनाव बरकरार है। आरोपियों पर हत्या का मामला और गिरफ्तारी की मांग अब ये कर रहे हैं। मृतक के परिजनों को दी जाए सरकारी नौकरी। कलेक्टर कार्यालय का घेराव के मद्देनजर अब बढ़ाई सुरक्षा। अब आपको बता दें कि
अब मृतक के परिवार की मांग है कि जो आरोपी हैं उन पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के घर में उन्होंने शरण ली है, अपने घर में ताला लगा दिया है, शव लेने से इनकार कर दिया है। शव लेने कोई नहीं पहुंचा है। रीवा से नारायणपुर शव पहुंचा, लेकिन शव लेने कोई नहीं पहुंचा है। और आपको बता दें कि कल एसपी को हटा दिया गया था मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, और 10 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है पीड़ित परिवार को। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि जो भी आरोपी हैं उन पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हालांकि निर्देश दिए, एसपी को हटा भी दिया गया, लेकिन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं अभी तक। देखिए श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है, और चूंकि चुनाव का आगाज हो गया है, जो तिथि है वो निर्धारित हो चुकी है कि 3 नवंबर को चुनाव होंगे, तो ऐसे में अब इसे यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। और जो पीड़ित परिवार है वो जो गांव से पलायन करके सतना के जो 17 विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, उनके घर में पनाह ली है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि विधायक का और उसके परिजनों का, जो पीड़ित परिवार है उनके परिजनों का सीधे सीधे आरोप है कि पिछले 48 घंटे से प्रशासन ने किसी भी तरह से उनसे संपर्क नहीं साधा, और अब लाश को उनके घर भिजवा दिया है, जबकि उनके पीड़ित परिवार के घर में कोई सदस्य अब नहीं बचा है, उन्होंने ताला लगा के पलायन कर गए हैं। तो कुल मिला के अब इस पूरे मामले में सियासत हो रही है, और कांग्रेस विधायक की सीधे सीधे मांग है कि जो आरोपी है उस पर एफआईआर दर्ज हो और 302 का मामला दर्ज किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए, तब जाके कहीं पे न्याय मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए शिवेंद्र। चुनावी रैलियों में लापरवाही के बाद हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच ने चंबल संभाग के 8 कलेक्टरों को तलब किया है। कोर्ट ने कोरोना काल में हुई चुनावी रैलियों में लापरवाही को लेकर कलेक्टरों से जवाब मांगा है। कलेक्टर कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में जवाब पेश करेंगे। आपको बता दें, कोरोना काल में चुनावी रैलियों पर निगरानी के लिए न्याय मित्रों की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चुनावी रैलियों के दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। अपनी रिपोर्ट में न्याय मित्रों ने बताया कि रैली में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसके अलावा कई और खामियां नजर आई, और हैरानी की बात यह है कि इस संबंध में किसी भी बड़े आदमी पर मामला दर्ज नहीं हुआ। और सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अब तो उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, रैलियां तो बहुत बढ़ेंगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, जो नियम कानून हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए पिछले दिनों ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था याचिकाकर्ताओं ने कि ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। इन याचिकाओं के मद्देनजर हाईकोर्ट ने एक न्याय मित्रों का दल बनाया था। 3 जो जज हैं, 3 वकील हैं, उनकी एक कमेटी बनाई थी और उसने अपनी जांच की और राजनीतिक जो कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रमों का विश्लेषण किया, जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की, जिसमें न्याय मित्रों ने ये कहा है कि कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है। कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यक्रमों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ, इसके अलावा मास्क भी जो है उसका भी उल्लंघन कहीं ना कहीं नजर आया। तो इन्हीं रिपोर्ट के बाद जो है अब हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों के कलेक्टरों को तलब किया है, और 8 जिले के कलेक्टर कल वीसी के जरिए हाईकोर्ट से जुड़ेंगे और अपने अपने जिलों के राजनीतिक कार्यक्रमों में किस तरह का क्या पूरा डाटा रहा वो सारा ब्यौरा जो है पेश करेंगे, और उसके बाद हाईकोर्ट इस मसले पे कल के इनके जवाब के बाद जो है अगली अपनी प्रतिक्रिया देगी। अगली कार्रवाई हाईकोर्ट की तरफ से देखने के लिए मिलेगी। जी, इससे पहले भी बड़ी सख्ती के साथ कहा गया था कि भाई सारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो साधारण नहीं है। कोरोना की वजह से तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है। और अगर सुशील ऐसा नहीं होता तो पहले ही कोरोना के अच्छे खासे केसेस लगातार आ रहे हैं, तो उसके बाद तो परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए कहीं ना कहीं कोर्ट की भी मंशा यही है, इसके अलावा चुनाव आयोग की भी गाइडलाइन यही है कि कोरोना
और कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जाए, लोगों को किसी तरह की जान जोखिम में ना रहे। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने भी जो है सभी 8 जिलों के कलेक्टरों से रिपोर्ट तलब की है और उनसे पूछा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी अपनी गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा है कि सैनिटाइजेशन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सहित तमाम जो गाइडलाइन है WHO की, उन गाइडलाइनों का पालन होना चाहिए। अब देखना होगा क्योंकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब देखना होगा कि कोर्ट ने भी कहा है, चुनाव आयोग ने भी कहा है, तो कितना मान रखा जाता है और कितना इन गाइडलाइंस का पालन अब आने वाली रैलियों में किया जाता है, ये तो खैर वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। पुरुषोत्तम शर्मा की बेटी ने खत लिखा है, सीएम और गृहमंत्री को पत्र लिखा, मां के खिलाफ चिट्ठी लिखी, मां को पागल बताया है। डीजी पुरुषोत्तम के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। पुलिस की टीम शर्मा की पत्नी के संपर्क में है। मनोज जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। मनोज, बेटी खुद कह रही है मां को पागल, खत लिखा है मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को, और बेटे ने जो वीडियो था वो गृहमंत्री को भेजा था। पहले जब ये चिट्ठी पहुंची थी तमाम जगहों पर, उस दौरान जो उनकी पत्नी थी उनके बेटे ने ये चिट्ठी पहुंचाई थी, लेकिन अब उनकी बेटी जो है वो अब पिता के समर्थन में उतर आई है और डीजीपी, गृह मंत्री और सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर वो तमाम स्थितियों से उनको बताया है कि किस तरीके से उनके घर में ये तमाम मामले चल रहे हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने अपनी मां की जो मानसिक स्थिति है उसको ठीक नहीं बताया और उन्होंने कहा है कि कई बार उनकी मां घर में खुदकुशी जैसे कदम की कोशिश वो कर चुकी है। तो ऐसे में अब जो है उनकी बेटी पुरुषोत्तम शर्मा के समर्थन में उतर आई है। हालांकि आज इसके बाद अब मुख्यमंत्री या फिर गृहमंत्री क्या कुछ एक्शन लेते हैं या क्या कुछ जवाब देते हैं इस चिट्ठी का। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कमरुद्दीन, आपने लगातार विस्तार से खबरें बताई। कमरुद्दीन का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरें बताने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।